हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। देवरानी की मेहनत जेठानी ने की अपने नाम। सुबह सुबह प्रतिज्ञा सब लोगों के लिए चाय और पोहे बनाकर लेकर आती है और उसकी सास उसे सुनाते हुए कहती है, प्रतिज्ञा 3 दिन से नाश्ते में चाय और पोहे ही खिला रही है, आज तो कम से कम हमारे लिए कुछ और बना देती। माँ जी देखिए बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, ऐसे में एक समय भी खाना बनाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर मुझे अपने 2 बच्चों का ध्यान भी तो रखना होता है। अगर सारा समय सिर्फ आप लोगों के नाश्ते पानी में लगा दूंगी तो मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगी। प्रतिज्ञा भाभी बच्चों का ध्यान तो मैं भी रखती हूँ ना, आपके दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार मैं करती हूँ, उन्हें स्कूल छोड़कर भी मैं आती हूँ, तो सुबह सुबह तो आप हमारे लिए कोई और नाश्ता बना ही सकती है ना। अब यही पोहे बच जाएंगे तो आप हमें ये दिन में लंच में दे देंगी। नेहा तुम घर में छोटी हो तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, देवर जी की शादी के बाद तुम्हारी भी शादी होनी है, तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि अनाज का अपमान नहीं करते। अब तुम क्या चाहती हो कि जो पोहे सुबह नाश्ते में बच जाए मैं उन्हें फेंक दूं, उन्हें बर्बाद होने दूं। दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर अब रेशमा बात को संभालते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अभी जो बना है उसे खा लेते हैं, बाकी की बाद में देखी जाएगी। सब लोग इसी तरह से नाश्ता कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद पूरा परिवार प्रतिज्ञा की देवरानी यानी कि अतुल की दुल्हन को देखने के लिए रिश्ता लेकर जाता है और जैसे ही रेशमा ने प्रज्ञा को देखा तो उसकी माँ से बोलने लगी, जी देखिए हमें तो प्रज्ञा बहुत पसंद है और अतुल के लिए हम ऐसी ही कोई लड़की देख रहे थे जिसे घर का सारा काम आता हो और जो संस्कारी हो, रिश्तों को जोड़ कर रखे, हमें और क्या ही चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बहन जी, हमारी प्रज्ञा बहुत अच्छी है और आपको कभी भी उससे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रतिज्ञा ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, कहने की बात है, आजकल की लड़कियां तो और भी ज्यादा आलसी और कामचोर होती हैं। कोई बात नहीं, मेरी देवरानी को मेरे घर आने दो, फिर मेरी सास को समझ में आएगा। मैं तो फिर भी सुबह चाय पोहे दे देती थी, जब मेरी देवरानी नाश्ते में ब्रेड और मक्खन देगी तो उन्हें मेरे पोहे याद आएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अतुल और प्रज्ञा की शादी हो जाती है। अब सुबह प्रज्ञा की पहली रसोई की रस्म थी। वो सुबह सुबह रसोई में जाकर सब लोगों के लिए आलू की सब्जी, पूरी, हलवा और पराठे बना देती है। थोड़ी ही देर में कमरे में उसकी जेठानी प्रतिज्ञा आती है और इतना सारा खाना बना हुआ देखकर कहती है, ये क्या प्रज्ञा, तुमने सुबह सुबह इतना सारा खाना बना दिया। अरे इतना काम मत करो वरना ये ससुराल वाले तुमसे रोज ही इतना काम करवाएंगे। पर जेठानी जी पहली रसोई की रस्म में तो हर बहू को अच्छा और बढ़िया पकवान बनाना चाहिए ना, ताकि ससुराल वालों का दिल जीत सके। अब प्रतिज्ञा ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, ये तो मुसीबत मेरी ही गले में आ गई। अभी अगर पहले दिन ये सारा खाना घर वालों को परोस देगी तो सब इसकी तारीफ करेंगे और इसी के आगे मेरी बेइज्जती भी होगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि देवरानी की मेहनत जेठानी के नाम हो जाए। अब प्रतिज्ञा थोड़ी देर कुछ सोचती है और उसके बाद अपनी देवरानी प्रज्ञा से कहती है, प्रज्ञा मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, माँ जी चाहती थी कि आज मैं सब लोगों के लिए नाश्ता बनाऊं क्योंकि हमारे यहाँ रस्म होती है कि मुंह दिखाई की रस्म से पहले नई बहू घर में खाना नहीं बनाती, लेकिन तुमने तो ये रस्म तोड़ दी। जेठानी जी मुझे तो इस रस्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था, अगर ऐसा होता तो मैं रसोई में घुसती ही नहीं। कोई बात नहीं, आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, मैं किस दिन काम आऊंगी। एक काम करो, ये खाना मैं बाहर लेकर चली जाती हूँ और मैं सब लोगों को बोल दूंगी कि खाना मैंने बनाया, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जेठानी जी, आप कितनी अच्छी हैं, आपने तो मुझे डांट पड़ने से बचा लिया। आप खाना बाहर ले जाइए और बोल देना कि आपने बनाया है। अब प्रतिज्ञा खुश हो जाती है और सारा पकवान ले जाकर खाने की मेज पर रख देती है। जब उसकी ननद नेहा इतने सारे पकवान टेबल पर देखती है तो कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो पोहे की जगह कुछ और खाने को मिल रहा है। क्या ये सब कुछ प्रज्ञा भाभी ने बनाया है? नहीं, ये सब कुछ मैंने बनाया है। मैंने सोचा कि आज घर में देवरानी आई है तो सब लोगों के लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ, इसलिए मैंने सुबह 6 बजे उठकर ये सारा खाना अपने हाथों से बनाया है। अब सब लोग नाश्ता करते हैं और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि नाश्ते का स्वाद सच में बहुत अच्छा था। प्रतिज्ञा के सास ससुर, ननद, पति और देवर सब उसके नाश्ते की तारीफ करते हैं। वहीं प्रज्ञा मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि असली मेहनत तो उसी की थी जिसे उसकी जेठानी ने चालबाजी से अपने नाम कर लिया था। अब दोपहर के समय प्रज्ञा की मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब प्रज्ञा सब लोगों के उठने से पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देती है तो प्रतिज्ञा उसके पास आकर कहती है, प्रज्ञा तुमने पूरे घर का काम कर दिया। नहीं बहू, इतना काम करेगी तो माँ जी उस पर गुस्सा करेगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये सब वो दिखावा कर रही है। देवरानी जी तुम्हें इतनी जल्दी घर का काम नहीं करना चाहिए, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं गया है। माँ जी देखेंगी तो बेकार में गुस्सा करेंगी और तुम्हारी माँ को कॉल करके शिकायत करेंगी। दीदी मैंने तो सोचा कि सब लोग सो रहे हैं और मुझे सुबह 6 बजे उठ जाने की आदत है, आपने मुझे नाश्ता बनाने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया, अब मैं क्या करूँ। प्रतिज्ञा मन ही मन मुस्कुराती है क्योंकि आखिरकार उसकी चाल काम आ रही थी। वो थोड़ा सोचने के बाद अपनी देवरानी से कहती है, प्रज्ञा कल
तो तुमने नाश्ता बनाकर खिला दिया था, पर आज अगर सब लोगों को वैसा नाश्ता नहीं मिला जैसा कल मिला था तो उन्हें शक हो जाएगा कि कल वाला नाश्ता मैंने नहीं बनाया था। तुम एक काम करो, कल जैसा बढ़िया नाश्ता बना दो और मैं सबको बोल दूंगी कि इस घर का झाड़ू पोछा मैंने किया है। अब भोली भाली प्रज्ञा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और रसोई में जाकर अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना लेती है। वो मन ही मन सोचती है, आखिर जेठानी जी और मैं अलग थोड़ी न है। नाश्ता उन्होंने बनाया था या मैंने, बात तो एक ही है। घर का काम उन्होंने किया या मैंने, बात तो एक ही है। इतने सालों से वो तो पूरे घर को संभाल रही थी। अब अगर मैं थोड़ा काम कर लूंगी तो मुझे हर काम का क्रेडिट तो चाहिए नहीं। प्रज्ञा ये सोचकर अब सब लोगों के लिए नाश्ता बना देती है, लेकिन नाश्ता बनाते हुए उसका हाथ जल जाता है और उसके हाथ पर जख्म हो जाता है। वो सब लोगों के लिए पाव भाजी और पराठे बनाकर रख देती है। जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, अतुल की नजर प्रज्ञा के जले हुए हाथ पर जाती है और वो कहता है, ये क्या प्रज्ञा, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये नाश्ता तो भाभी ने बनाया ना। प्रज्ञा ये बात सुनकर चुप हो जाती है कि तभी प्रतिज्ञा बात संभालते हुए कहती है, अतुल, जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मैं घर की साफ सफाई भी हाथ के हाथ ही कर रही थी ताकि समय से हम लोग फ्री हो जाएं और देवरानी जेठानी एक दूसरे से थोड़ी बात कर सके। तो मैंने देवरानी जी को पराठा पलटने के लिए कह दिया था और गलती से तभी तवे पर उनका हाथ टच हो गया और उनका हाथ जल गया। तभी प्रतिज्ञा की सास रेशमा की नजर प्रतिज्ञा के हाथों पर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे थे और नेल पेंट भी ऐसा था जैसे अभी अभी लगाया हो। वो समझ जाती है कि जेठानी देवरानी के काम का क्रेडिट ले रही थी और वो कहती है, प्रतिज्ञा बहू, तुम्हें आए हुए इस घर में 7 साल हो गए। मुझे इतना पता है कि तुम्हारे हाथों का स्वाद क्या है। मैं ये भी जानती हूँ कि प्रज्ञा बहू पूरे घर का काम कर रही है और तुम जेठानी होकर देवरानी का किया हुआ काम अपने नाम कर लेती हो, लेकिन झूठ पर झूठ बोलना बिल्कुल गलत है, वो भी अपने खुद के परिवार वालों से। ये बात सुनने के बाद जहाँ प्रतिज्ञा की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती हैं, वहीं प्रज्ञा बात को संभालते हुए कहती है, नहीं माँ जी, जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल मेरी माँ ने आपसे झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है और घर का सारा काम आता है। ये सारा काम सच में जेठानी जी कर रही थी। प्रज्ञा की बात पर सब लोग यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो घर में नई आई थी। जिसके बाद प्रतिज्ञा उसे रसोई में बात करने के लिए जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और तुम्हारा किया हुआ सारा काम अपने नाम कर रही थी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। अब प्रज्ञा भी अपनी जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद प्रज्ञा भी उसके साथ बराबर से काम करने लगी। दोनों ही देवरानी जेठानी बहनों की तरह पूरे घर को संभाल लेती हैं और अब रेशमा भी उन दोनों से बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि अब प्रतिज्ञा ने भी प्रज्ञा की संगत में रहकर आलस करना छोड़ दिया। माँ जी, सब तैयार हो गए, बारात आने का समय हो रहा है, हमें बाहर चलना चाहिए। हाँ बड़ी बहू, तुम सही कह रही हो। बाहर सब लोग बारात के स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए और हम लोग तो घर के मेहमान हैं। बड़ी जीजी कहेंगी कि हम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। प्राची, तुम्हें अभी और कितना टाइम लगेगा? क्या हम लोग बाहर चले जाएं? भाभी बस 2 मिनट, मेरी साड़ी का पल्ला सेट होना रह गया, वो कर लूं फिर चलते। अरे लाओ, मैं सेट कर देती हूँ वरना देर हो जाएगी। अरे मोहिनी बेटा, कितनी देर और है? बार बारात के स्वागत के लिए हमें खड़ा होना है। आरती की थालियां तो भाभियां ही लेकर खड़ी होती हैं। तुम दोनों तैयार हो गई क्या? मौसी जी, मैं तो तैयार हूँ, पर प्राची को भी थोड़ा टाइम है। तो एक काम करो बड़ी बहू, प्राची तो बाद में तैयार होकर आ जाएगी, तुम थाली लेकर बारात का स्वागत करो। चलो पुष्पा, तुम भी आ जाओ। पर मैं तैयार थी प्राची, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही ना तो कहीं सब बुरा न मान जाए। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तब तक मैं थाली लेकर जाती हूँ। मोहिनी आरती की थाली लेकर सास और मौसी सास के साथ बारात के स्वागत के लिए आ जाती है। जब तक प्राची बाहर आई तब तक बारात का स्वागत हो चुका था और सब लोग डांस कर रहे थे। सबने जब प्राची को देखा तो डांस के लिए खींच लिया और प्राची सबके साथ डांस करने में बिजी हो गई। शादी के बाद सब लोग वापस आए तो प्राची ने शादी की फोटोज अपलोड की, जिसमें उसने अपने जेठ, अपने पति और अपनी जेठानी मोहिनी को भी टैग किया। कुछ देर बाद लाइक्स और कॉमेंट आने शुरू हुए तो प्राची की सहेली आंचल का फोन आ गया। प्राची, ये तुम्हारी मौसी सास के घर जो शादी थी उसमें तेरी जेठानी थाली पकड़कर खड़ी है। क्या तूने बारात का स्वागत नहीं किया था? वैसे तो तू भी भाभी थी तो तुझे भी फोटोज में थाली पकड़कर खड़े होना चाहिए था, पर तू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तेरी जेठानी चमक रही है सारी फोटोज में थाली पकड़कर, तू तो बस मुझे डांस में छुपी हुई सी दिखाई दे रही है। तेरी पूरी ड्रेस भी नजर नहीं आ रही। तेरी तो जेठानी का पूरा लहंगा अच्छे से चमक रहा है। अरे वो ऐसी बात नहीं है, जब बारात के स्वागत के लिए और आरती के लिए खड़े होना था उस समय मैं तैयार हो रही थी तो बड़ी भाभी ने दूल्हे की आरती उतार दी। जो भी है, पर मुझे तो पूरी शादी में तेरी जेठानी चमकती हुई दिखाई दे रही है। तू तो बिल्कुल फीकी सी लग रही है। खैर कोई नहीं, मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि तू मेरी सहेली है इसलिए। और सुन, सहेली हूँ इसीलिए सलाह दे रही हूँ, अपने आप को पीछे मत रखा कर। यही मौके होते हैं जब सबके सामने नजर आना होता है। तेरी जेठानी तो तेरे से आगे नंबर ले गई। जैसा उसका नाम है मोहिनी, वैसे ही सबको मोहित करने वाली है तेरी जेठानी।
आंचल ने प्राची के मन में उसकी जेठानी मोहिनी के लिए कड़वाहट का बीज बो दिया। उस दिन के बाद प्राची ने मोहिनी से ठीक ढंग से बात करना बंद कर दिया। वो बात बात पर मोहिनी से लड़ती थी और उसे ऐसा लगता था कि मोहिनी उसकी दुश्मन है। मोहिनी भाभी, आपको पता था ना कि आज पार्टी में मैंने पिंक साड़ी पहनकर जाना है। आपने भी पिंक साड़ी सेलेक्ट कर ली। आप हमेशा मेरी नकल क्यों करती हो भाभी? तुम मुझे गलत समझ रही हो प्राची, मैंने ऐसा कुछ सोचकर पिंक साड़ी सेलेक्ट नहीं की थी। वो तो माँ जी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर पिंक साड़ी दी थी, तो मैंने सोचा कि नई रखी है तो आज वही पहन लूं। अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और रंग पहन लेती हूँ। नहीं, अब आप ही पिंक पहनो, क्योंकि मुझे पता है आप ये जानबूझकर ही कर रही हो। क्योंकि आपको पता है आप अगर माँ जी की दी हुई साड़ी आज पहनोगे तो वो आपकी तारीफों के पुल बांध देगी। आपको तो हमेशा अपने नंबर बनाने होते हैं ना जेठानी जो हो आप, इसलिए। मोहिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर प्राची को हुआ क्या है। जो प्राची हमेशा मेल मिलाप के साथ रहती थी, कुछ समय से बदली हुई सी है, हमेशा लड़ने पर उतारू रहती है। अरे मोहिनी, तुम तो आज गुलाबी साड़ी पहनने वाली थी ना, तुमने हरी क्यों पहन ली? माँ जी, वो मेरा ना ब्लाउज थोड़ा टाइट हो गया, दर्जी से खुलवाना है, तभी मैंने फिर ये वाली पहन ली। एक सेकंड माँ जी, मोहिनी भाभी झूठ बोल रही हैं। आप सच क्यों नहीं बता देते भाभी कि आप पिंक साड़ी पहनने वाले थे, यानी कि मेरी नकल करने वाले थे? पर मैंने आपको टोक दिया, इसलिए आप मेरे सामने महान बनने के लिए आज पिंक की जगह ग्रीन साड़ी पहन रहे हो। प्राची बहू, तुम्हें होता क्या जा रहा है? जब देखो तुम मोहिनी से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती हो। मोहिनी तो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कुछ गलत नहीं बोलती, पर तुम्हें मैं देख रही हूँ, बात बात पर तुम मौका ढूंढती हो मोहिनी बहू को सुनाने का। छोड़िए ना माँ जी, कोई बात नहीं। प्राची मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे प्राची की किसी बात का बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं पार्टी के लिए देरी हो रही है, हमें चलना चाहिए। देखा, फिर आपने अपने नंबर बना लिए। आपकी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में। उस दिन प्राची की यह हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। मोहिनी और प्राची भी अपनी सास के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रही थी। सुनो जी, मैंने अपनी दोनों बहुओं के लिए सुनार से जेवर बनाने के लिए बोल दिया है। आप मुझे पैसे दे दो तो मैं आज ही सुनार के पास जाकर जेवर बनाने का ऑर्डर दे आऊंगी। ठीक है पुष्पा, आज दुकान जाते हुए मैं पैसे देता जाऊंगा। कुछ देर बाद सास पुष्पा ने पैसे अलमारी में रख दिए और बड़ी बहू मोहिनी को कमरे में बुलाया। जब मोहिनी और सास पुष्पा बात कर रहे थे तब प्राची बाहर से उन्हें देख रही थी। अपने स्वभाव की तरह वो फिर से शक करने लगी। माँ जी ने भाभी को आखिर कमरे में क्या कहने के लिए बुलाया होगा? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है माँ जी और मोहिनी भाभी आपस में मिले हुए हैं और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और फिर करवा चौथ का दिन आया। सास पुष्पा ने दोनों बहुओं को पूजा के बाद अपने पास बुलाया और उन्हें उनके उपहार दिए। मोहिनी बहू, ये तुम्हारे झुमके, और प्राची ये तुम्हारा हार। तुम्हारे बाबूजी और मेरी तरफ से तुम दोनों बहुओं के लिए करवा चौथ का उपहार है ये। अरे वाह, तुम दोनों की तो आज लॉटरी लग गई। सही कह रहे हो भैया। अरे आज तुम दोनों को उपहार मिला है, इस खुशी में पार्टी हो जाए। थैंक यू माँ जी, झुमके बहुत सुंदर है। प्राची बहू, तुम्हें हार कैसा लगा? तुम कुछ नहीं कहोगी? हाँ ठीक है। प्राची के चेहरे पर उपहार मिलने की खुशी से ज्यादा उपहार को लेकर शक पैदा हो रहा था। उसने तुरंत अपनी सहेली आंचल को फोन मिलाया। सुन, तुझे शक है उन पर कि उन दोनों के बीच बातों की कोई खिचड़ी पकी थी? इसका तो एक ही रास्ता है। तू एक काम कर, चुपचाप अपनी जेठानी के झुमके और अपना हार, दोनों चीजों का तोल करवाने के लिए किसी दूसरे सुनार के पास चली जा। तुझे पता चल जाएगा कि तेरी सास ने तुम दोनों में कोई फर्क तो नहीं किया। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। अगले दिन प्राची ने मोहिनी की अलमारी में से झुमके निकाले और जूलर के पास पहुंची, पर जूलर ने जो उसे कहा उसे सुनकर प्राची हैरान रह गई। बहन जी, ये झुमके चांदी के हैं, सोने के नहीं है। सोने का तो ये हार है, और वो भी बहुत महंगा। हे भगवान, मैंने तो बिना सोचे समझे भाभी पर कितने गलत आरोप लगाए। मैंने तो उनके मन को कितनी बार दुखाया। माँ जी और भाभी तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहती थी, और मैं तो अपनी सहेली आंचल की बातों में आकर उनके खिलाफ जहर उगलने लगी। प्राची भारी मन से घर लौटी। उसने अपनी सास और जेठानी से माफी मांगी। आई एम सॉरी भाभी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। उसने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया और फिर मेरे मन में आपके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। मैंने आपके और अपने इतने अच्छे रिश्ते को खराब कर दिया। प्राची, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात कभी भी दिल पर नहीं लगी। माँ जी, मुझे आपसे भी माफी मांगनी है। मैंने आपका भी दिल दुखाया। प्राची बहू, मोहिनी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए तुम्हें सोने की चीज दूं। पर सोना महंगा था, इसलिए मोहिनी ने चांदी के झुमके ले लिए और कहा कि तुम्हें सोने का हार दूं। हमें खुशी तब होती है जब हमारी दोनों बहुएं एक दूसरे का साथ दे। मोहिनी ने तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, अब तुम भी उसे अपनी बड़ी बहन मानकर चलो। ये आंचल जैसी सहेलियां सिर्फ तुम्हें भड़काती हैं, पर इससे क्या होता है? घर का सुख चैन बिगड़ता है। हाँ माँ जी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी किसी की भी बातों में आकर रिश्ते खराब नहीं करूंगी।
उस दिन के बाद से प्राची और मोहिनी के रिश्ते में फिर से मिठास लौट आई। दोनों बहुएं मिलजुल कर घर को संभालने लगी। मोहिनी ने जहाँ प्राची की गलतियों को भुला दिया, वहीं प्राची ने भी सबक ले लिया कि असली रिश्ते शक और तुलना से नहीं बल्कि भरोसे और प्यार से निभाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।